जननी जने तो ऐसा जन, या दाता या सूर, नहीं तो जननी बांझ रहे, क्यों गमाए नूर, कवि ने गाया है और हमारे माताओं को निवेदन किया है। भारत मातार गोटे श्रेष्ठ संगठन धुरीण व्यक्तित्व मान्यवर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आमर गहणे उपस्थित अछन। विनम्रतार सह श्रद्धेय अमित जी को आग्रह करबा पई चाहे संबोधन करबा पई मान्यवर अमित जी। भारत माता की। अरे भाई ऐसे नहीं, पूरे देश में मालूम पड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार ओडिशा में बनने जा रही है। जोर से बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान कनक वर्धन सिंहदेव जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का संगठन चलता है, ऐसे हमारे संगठन महामंत्री श्रीमान रामलाल जी, सह संगठन महामंत्री श्रीमान शिव प्रकाश जी, देश के प्रमुख आदिवासी नेता और भारत सरकार के मंत्री जुवोलोराम जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, ओडिशा के संगठन के प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, श्री विश्वभूषण हरिचंदन जी, श्रीमान विजय महापात्र जी, यहां से विधायक श्री दिलीप राय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और मूल ओडिशा के ही है ऐसे हमारे संबित महापात्र जी, विधानसभा विधायक दल के नेता श्रीमान वसंत पांडा जी, और आज इस मंच के सामने उपस्थित दूर दूर तक फैले हुए ओडिशा के प्यारे भाइयों बहनों और कार्यकर्ताओं, आज मैं जगन्नाथ की धरती से जगन्नाथ को प्रणाम करने के लिए यहां आया हूं। जगन्नाथ का मंदिर पूरे विश्व के लिए, पूरे विश्व के हिंदुओं के लिए आस्था का केंद्र है, मगर हम सब गुजरातवासी जगन्नाथ जी से अलग तरीके से भी जुड़े हुए हैं। हमारे गुजरात में भी एक जगन्नाथ का मंदिर है, और जितना आशीर्वाद ओडिशा वालों को प्राप्त है, उतना ही आशीर्वाद जगन्नाथ का गुजरात को भी प्राप्त है। बड़े संकट के समय में यही जगन्नाथ मंदिर से श्रीमान नरसिम्हा जी, उतने नरसिम्हा जी गए थे, और जब प्लेग की महामारी पूरे गुजरात के अंदर फैली थी, तब जगन्नाथ मंदिर से आए हुए संतों ने एक सेवा का अद्भुत यज्ञ गुजरात के अंदर किया था, और भगवान जगन्नाथ का विग्रह लेकर एक रक्षा सूत्र बांधकर अहमदाबाद के अंदर नगर की यात्रा निकाली थी, और उसके बाद में गुजरात
प्लेग की महामारी से मुक्त हुआ था, तभी से 135 साल पहले से अहमदाबाद के अंदर भी रथ यात्रा निकलती है, पुरी में भी रथ यात्रा निकलती है और भगवान जगन्नाथ हम पूरब से लेकर पश्चिम तक पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए मेरे जैसे व्यक्तियों को जो ओडिशा आना और इसमें पुरी के जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करना और शंकराचार्य की पादुका का पूजन करना, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मित्रों, लोकसभा का चुनाव 2014 में समाप्त हुआ है। ये 2014 का साल भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में और देश के लोकतंत्र के इतिहास में सुवर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला साल है, क्योंकि इस 2014 के साल में ही देश को 30 साल के बाद किसी एक पक्ष की पूर्ण बहुमत वाली सरकार मिली है और एक लोक नेता जो लोगों के जन जन के दिल में है, वो व्यक्ति श्री नरेंद्र मोदी आज देश के प्रधानमंत्री बनकर देश पर शासन कर रहे हैं। नरेंद्र भाई की सरकार बनते ही देश में से अस्थिरता का युग समाप्त हो गया। मिली जुली सरकारों के कारण कई बाधाएं थी, मैं इसकी डिटेल में जाना नहीं चाहता, मगर मैं इतना कह सकता हूं, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में ये जो एनडीए की सरकार बनी है, वो लंबे समय तक देश के अंदर सुशासन देने का काम करने वाली है। मित्रों, अभी अभी पास में ही झारखंड में और जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, वहां चुनाव प्रचार चल रहा था और वहां राहुल बाबा भी प्रचार करने के लिए आए थे। आप जानते हैं ना राहुल बाबा को? जानते हैं? राहुल बाबा प्रचार करने आए थे। राहुल बाबा बड़े गुस्से में आजकल रहते हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लोकसभा में विपक्ष का पद प्राप्त नहीं हुआ है। उसके लिए जो 44 सीटें मिली है उनको, उसके लिए जो सीटें चाहिए वो भी भारत की जनता ने उनको नहीं दी है। बड़े गुस्से से पूछ रहे थे कि 6 महीने हो गए, मोदी जी की सरकार ने क्या किया? 6 महीने हो गए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? ये तो वादे करने वाले लोग हैं, सपने बेचने वाले लोग हैं। राहुल बाबा ऐसा कर कर भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का हिसाब मांग रहे थे। राहुल बाबा, मैं आपको कहना चाहता हूं, हमसे 6 महीने का कहां हिसाब मांगते हैं? 60 सालों तक आपके परिवार ने इस देश पर शासन किया है, उसका हिसाब दीजिए। 60 साल के बाद भी आज गांव में बिजली नहीं पहुंची है, कौन जिम्मेदार है? 60 साल के बाद भी इस देश में बेरोजगारी की फौज लगी है, लाइन लगी है, कौन जिम्मेदार है? राहुल बाबा, इसका आप जवाब दीजिए। मगर आप तो जवाब नहीं देंगे, आप सवाल ही खड़ा करना चाहते हैं। मगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम जवाब देते हैं। आपने पूछा है कि 6 महीने में क्या हो गया? आज 7 महीने समाप्त हो गए। राहुल बाबा, मैं बताना चाहता हूं कि 7 महीने में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने क्या क्या किया है। 10 साल में यूपीए की सरकार आपके हाथ में रही, सोनिया मनमोहन की सरकार 100 दिन में महंगाई को काबू कर लेंगे ऐसा कर कर आई थी, और 10 साल तक महंगाई लोगों को त्रास देती रही। आपने 10 साल के अंदर
कभी पेट्रोल डीजल के दाम कम होते देखे हैं? बताइए। अरे जोर से बोलिए, राहुल को सुनाना पड़ेगा। हुए थे? अभी धर्मेंद्र प्रधान यहां बैठे हैं। मोदी जी के राज में ये 7 महीनों में 10 बार पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए या नहीं हुए? बताइए, कम हुए या नहीं हुए? जो थोक महंगाई खाने पीने की चीजों की 7% के ऊपर रहा करती थी, उसको इस 7 महीने में शून्य के आसपास लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा है मित्रों। और मैं आज दावे के साथ ओडिशा की जनता को कहने के आया हूं कि यूपीए सरकार का आपका घर का बजट देख लीजिएगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का देख लीजिएगा। हर घर में 1500 रुपये महंगाई कम होने के कारण निश्चित बचे। इस तरह का शासन हमने 6 महीने में देने का प्रयास किया है और उसमें सफल हुए हैं। मगर राहुल बाबा, महंगाई कम हुई आपको मालूम नहीं पड़ेगा। आप तो जन्मे ही चांदी के चम्मच में दूध पीते जन्मे हैं। महंगाई आपको परेशान नहीं करती भैया। महंगाई तो हमको मालूम है महंगाई का दर्द क्या है। हमारा प्रधानमंत्री गरीब के घर में जन्मा है और चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बना है। वो जानता है कि गरीब के घर में जब महंगाई आती है तो कितना दुख लाती है, कितना दर्द लाती है। जब कोई मां अपने बच्चे को खाना नहीं खिला सकती तो अपनी भूख तो भूल जाती है, मगर बच्चे की भूख के दर्द से पूरी रात सो नहीं पाती। वो हमारे प्रधानमंत्री को मालूम है, राहुल भैया आपको मालूम नहीं है। हमने महंगाई को कम किया है मित्रों। 60 साल के कांग्रेस के शासन के बाद भी इस देश में 40% लोग ऐसे थे जिनके परिवार के अंदर एक भी बैंक अकाउंट नहीं था, ना उनकी सुरक्षा की चिंता थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ये मोदी सरकार ने जनधन योजना लाई और जनधन योजना के तहत ये भारत सरकार ने देश में 9.5 करोड़ गरीब परिवारों को बैंक अकाउंट देने का काम ये 7 महीने में ही समाप्त कर दिया है। और सिर्फ बैंक अकाउंट नहीं दिया है, उसके साथ में 1 लाख रुपए का अकस्मात बीमा देने का भी काम किया है। राहुल भैया, ये गरीबों को अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आपने देश में क्या किया? बेरोजगारों की एक फौज खड़ी कर दी। भारतीय जनता पार्टी जिस राज्य में सत्ता में आई है वहां रोजगारी पर विशेष ध्यान दिया है। और भाई नरेंद्र मोदी जब हमारे प्रधानमंत्री बने हैं देश के, तो भी उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ एक लड़ाई छिड़ी है। 15 अगस्त के उनके भाषण में उन्होंने कहा था कि एक मेक इन इंडिया का नारा दिया था और एक ही महीने के अंदर मेक इन इंडिया को योजना बनाकर लोगों के सामने पेश किया और मेक इन इंडिया का सूत्र आज व्यवहारिक रूप से अमल में आ गया है मित्रों। ये मेक इन इंडिया के कारण देश के करोड़ों बेरोजगारों को जॉब मिलने वाला है, नौकरी मिलने वाली है, रोजगारी मिलने वाली है। और उसके साथ उन्होंने स्किल डेवलपमेंट को जोड़कर गांव के गरीब को नौकरी पाने के योग्य बनाने का काम किया है। राहुल भैया, आपको मालूम नहीं पड़ेगा क्या हुआ है। आदर्श ग्राम योजना लेकर आज तक आप नहीं आए थे। हमने देश के हर सांसद, हर विधायक को एक गांव गोद लेने का कहा है और वो गांव को पूर्णतः आदर्श बनाने का प्रयास करेंगे। और इसी के माध्यम से एक आदर्श गांव पूरे जिले के गांव कैसे होने चाहिए इसका एक मॉडल खड़ा करेगा और गांव में विकास पहुंचाने का हमने काम किया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तब WTO का एक सम्मेलन हुआ था। वो सम्मेलन में विदेश के देश, दुनिया के बाकी देश हम पर दबाव डाला कि आप किसानों को, उनके मूल्य को, उनकी उपज को, उनकी पैदावार को
सपोर्ट प्राइस नहीं दे सकते। और कांग्रेस की सरकार झुक गई और इस पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, नरेंद्र भाई की सरकार आई, इन्होंने कह दिया कि इस समझौते पे हम काम नहीं कर सकते, इस देश के लाखों किसानों का इसमें हित नहीं है। और उन्होंने तय किया कि हम तभी WTO के सभ्य बनेंगे जब कैसा किसानों को पैदावार के ठीक भाव सपोर्ट प्राइस दे पाएंगे। और पूरी दुनिया के देशों ने मोदी जी के इस बात को स्वीकार किया है और देश के करोड़ों किसानों को इसके कारण अब सपोर्ट प्राइस मिलने वाली है। मित्रों, कई काम किए हमने। राहुल बाबा एक बात फिर से पूछ रहे थे कि भाई पहले भी कश्मीर की सरहद पर गोलीबारी होती थी और अब भी होती है, क्या फर्क पड़ गया है? राहुल बाबा, फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। आपकी आंख पर इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है, आपको फर्क मालूम नहीं पड़ेगा। ये बात सही है कि आपका शासन था तब भी गोलीबारी होती थी और आज भी गोलीबारी होती है, मगर बहुत बड़ा फर्क पड़ा है। पहले गोलीबारी होती थी तो उसकी शुरुआत पाकिस्तान की फौज करती थी और उसका अंत भी पाकिस्तान की फौज करती थी। मगर आज गोलीबारी होती है तो उसकी शुरुआत तो पाकिस्तान की फौज करती है, मगर उसकी समाप्ति हिंदुस्तान की सेना करती है। ये फर्क पड़ गया है। राहुल बाबा, वहां से गोली आती है, यहां से गोला जाता है, इतना फर्क पड़ गया है। आपके समय में 26/11 को 11 पाकिस्तानी आतंकवादी मुंबई तक पहुंच गए और मुंबई में 350 से ज्यादा लोगों को मार डाला था। पूरा देश कांप उठा था, पूरा देश आक्रोशित हुआ था, मगर आपका शासन उसको नहीं रोक पाया था। इस 31 दिसंबर की रात को, 29 दिसंबर की रात को पाकिस्तान की ओर से संदिग्ध आतंकवादी फिर से एक बार ये प्रयास किए, उसके पीछे अपने कोस्ट गार्ड वाले लग गए और बोट के अंदर जो लोग थे उन्होंने खुद ही बोट को जला दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इनके नेतृत्व में चलती खुफिया एजेंसी और तटरक्षक दल ने एक बहुत बड़ा हादसा होते हुए देश को उससे बचाया है। मैं देश के प्रधानमंत्री, खुफिया एजेंसी और तटरक्षक दलों को भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और जब इतना बड़ा हमला रुका है तब भी कांग्रेस पार्टी क्या स्टेटमेंट कर रही है? किसको मालूम है अंदर आतंकवादी थे या नहीं थे? छोटे मोटे स्मगलर हो सकते हैं, हो सकता है अंदर आतंकवादी न हो। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को मालूम नहीं है कि इनको चुनाव हिंदुस्तान में लड़ना है या पाकिस्तान में लड़ना है। देश की कोई भी राजनीतिक पार्टी देश पर हमला करने वाले संदिग्ध आतंकवादियों के पक्ष में अगर कोई निवेदन करती है, कोई बयान देती है, तो वो पार्टी को अपने आप आत्मचिंतन करने की जरूरत है। राहुल बाबा, हमें सलाह मत दीजिए, आपके प्रवक्ताओं को कहिए कम से कम ऐसे मौके पर तो पक्षा पक्षी से ऊपर उठकर देश के जवानों का हौसला बढ़ाना चाहिए। और मैं आज कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी के मित्र को, जब भी यूपीए की सरकार थी और देश का जवान सीमा पर पराक्रम करता था, हम पक्ष नहीं देखते थे, देश के जवान की हौसला अफजाई करते थे। आज जब देश के जवानों ने देश को एक बड़े आतंकी हमले से बचाया है, तो आपका भी फर्ज है कि उनकी हौसला अफजाई करे। मित्रों, नरेंद्र भाई की सरकार देश के सम विकास में मानने वाली सरकार। कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको मैं डिटेल में बताना नहीं चाहता, बताने जाऊंगा तो इतनी लंबी सूची है कि 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठाऊंगा
तो भी ये सूची समाप्त नहीं होगी। मगर जब हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में देश में जन समर्थन मांगने निकले थे, तब मोदी जी ने कहा था कि देश के पश्चिम हिस्से में बहुत विकास हुआ है और कोई भी कारणों से देश का पूर्व हिस्सा विकास से पिछड़ गया है और यह संतुलित विकास, इसके कारण भारत माता शोभायमान नहीं होती। एक बाजू तो मजबूत है और दूसरी बाजू गरीबी है, ये ठीक नहीं है। देश का संतुलित विकास होना चाहिए। देश के अंदर सभी जगह पे एक समान रूप से विकास होना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये मानती है। मोदी जी ने चुनाव के पहले कहा था और चुनाव के बाद जब हमारी सरकार आई तब हमने इसके लिए एक नया रास्ता निकाला है। यहां पर पूर्व के हमारे हिस्से में बहुत ज्यादा खनिज संपदा है, कोयला है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, निकल है, बाकी सब धातुएं हैं। बहुत बड़ा भंडार जमीन के अंदर पड़ा है। सालों तक ये खनिज संपदा देश भर में जाती रही। ओडिशा के कोयले ने देश भर में बिजली पहुंचाई है, मगर ओडिशा की गरीबी कभी दूर नहीं हुई। यहां से निकले हुए लोहे ने देश का विकास किया, मगर ओडिशा की गरीबी दूर नहीं हुई, झारखंड की गरीबी दूर नहीं हुई। नरेंद्र भाई ने एक नई योजना लाए हैं। अब हम ये खनिज की खदानें, ये कोयले की खदानें, ये आयरन और तांबे पीतल की खदानें किसी भाई भतीजे को देने वाले नहीं हैं। हम उसकी नीलामी करने वाले हैं और नीलामी में जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको वो खदानें दी जाएगी और सबसे ज्यादा पैसा सरकार की तिजोरी में आएगा। मगर वो पैसा भी भारत सरकार की तिजोरी में नहीं जाएगा। पहले तो जो खदानों से खनिज निकलता था, जो कोयला निकलता था, उस पर ओडिशा और झारखंड जैसे राज्यों को सिर्फ रॉयल्टी मिलती थी। अब भारत सरकार ने तय किया है नीलामी से जो पैसा आएगा वो पूरा का पूरा वो राज्य की जनता के विकास के लिए दे दिया जाएगा और इसके कारण सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है तो झारखंड और ओडिशा राज्य को होने वाला है। और मित्रों, जो नरेंद्र भाई ने कहा था कि पश्चिम का हिस्सा जिस तरह से विकसित है उसी तरह से पूर्व के हिस्से को विकसित करना चाहिए और इसलिए ये बदलाव करके हम आए हैं, जिसके कारण ओडिशा और झारखंड का भी विकास हो सके। मित्रों, झारखंड के अंदर आयरन और 25% है, बॉक्साइट 80% है, निकल 90% है, क्रोमाइट 95% है और कोयला देश में 30% कोयला ओडिशा के अंदर यहां पर पड़ा हुआ है। अगर ये सब का पैसा आपके विकास में लग जाएगा तो क्या होगा? ओडिशा भी देश का नंबर 1 राज्य बन सकता है, नहीं बनता सकता है? बताइए, बन सकता है ना? बन सकता है, नहीं बन सकता है? मगर आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है मित्रों कि ओडिशा के अंदर शुद्ध पीने का पानी सिर्फ 14% लोगों को मिलता है। जिनके घर में शौचालय की व्यवस्था है ऐसे 22% ही लोग हैं। गरीबी रेखा के नीचे ओडिशा के 46% लोग जी रहे हैं। बिजली भी सरप्लस राज्य था ओडिशा, अब बिजली की कटौती होने रही है। बेकारी इतनी बड़ी है कि ओडिशा से गुजरात तक लोग रोजगारी की तलाश में जाते हैं। गांव में दवाखाने तो बन गए हैं, गांव में अस्पताल तो बन गए हैं, मगर डॉक्टर नहीं है। स्कूल बन गई है, मास्टर नहीं है। मित्रों, ये अगर हालत रहा तो कितना भी पैसा भेजो कुछ नहीं होने वाला। 14 साल से यहां बीजू जनता दल की सरकार है और नवीन बाबू उसके मुख्यमंत्री है। मैं नवीन बाबू को कहने आया हूं, अभी भी काफी समय बाकी है।
ये स्थिति को सुधार करिए। हम पक्षा पक्षी में भरोसा नहीं करते। भारत सरकार आपके साथ खड़ी है और ओडिशा की जनता का भला करिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आह्वान करने भी आया हूं और ओडिशा की जनता को आह्वान करने आया हूं। जहां जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुई, वो राज्य देश में नंबर 1 बनने की होड़ में चले गए, स्पर्धा में चले गए। अगर ओडिशा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है मित्रों, तो आप याद रखिएगा, ये इतना समृद्ध राज्य है कि देखते देखते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ओडिशा को 1 नंबर का राज्य बनाने से देर नहीं करेंगे। मगर उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव गांव में, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, बस्ती बस्ती में जाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थक ढूंढना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ ओडिशा के लोगों को जोड़ना पड़ेगा। ओडिशा के लोगों को बताना पड़ेगा कि मोदी जी की जो विकास यात्रा चली है, उसके साथ महाराष्ट्र भी जुड़ गया, हरियाणा भी जुड़ गया, झारखंड भी जुड़ गया, जम्मू कश्मीर भी जुड़ गया, ओडिशा भी जुड़ जाए। इसके लिए ओडिशा की जनता को तैयार करना पड़ेगा मित्रों। तब जाकर मोदी जी का जो स्वप्न है कि पूर्वी भारत को भी पश्चिम भारत की तरह समृद्ध करना पड़ेगा। बाद में यहां से किसी व्यक्ति को रोजगारी ढूंढने के लिए गुजरात या महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा। ओडिशा में ही अपने मां बाप की सेवा करते करते वो रोजगारी कर सकेगा, अपने कुटुंब का लालन पालन कर पाएगा। इस तरह के ओडिशा की रचना करनी है तो मैं ओडिशा की जनता को अपील करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी का साथ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करिए। अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन हुआ तो कोई चिटफंड घोटाला ओडिशा में हो नहीं सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कभी ऐसा कर नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा तो राज्य में भ्रष्टाचार निकल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का शासन आया तो ओडिशा के अंदर गरीबी दूर करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। मित्रों, कई सारे राज्य भारतीय जनता पार्टी ने जीते हैं और एक विशेषता रही है, जहां जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज्य आया वहां दोबारा भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनी। चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो गोवा हो, और उस श्रृंखला में अब महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, ये 3 जुड़ चुके हैं। मोदी जी का विजय रथ तीनों राज्यों में विजय प्राप्त कर चुका है। वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई हैं और जम्मू कश्मीर में भी एक बहुत मजबूत पार्टी के नाते हम उभर कर आए हैं। वहां भी हम बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बने। मैं आप लोगों को भी बिल्कुल यहां एक अपील करने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो सब राज्य भर में फैल जाए। हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके साथ लोगों को जोड़े और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बनाए और मोदी जी के हाथ मजबूत करें। मित्रों, आप सब मेरे सामने इतनी बड़ी विशाल संख्या में बैठे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं क्या? ऐसे नहीं भाई, दोनों हाथ खड़े कर कर कहिए, आप जुड़ना चाहते हैं? जुड़ना चाहते तो सरल रास्ता है मेरे पास। कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा हाथ खड़ा करिए। मोबाइल है वो हाथ खड़ा करें। सबके पास है ना? तो मोबाइल निकालिए। आप सब लोग मोबाइल निकालिए, निकालिए, कोई देर जल्दी नहीं है, निकालिए आराम से। निकाला? जिसने निकाला वो हाथ खड़ा करे। निकाला सबने? मैं 1 नंबर यहां से धीरे धीरे बोलता हूं। पहले हिंदी में बोलूंगा, बाद में अंग्रेजी में बोलूंगा। जो ये नंबर डायल करेगा
वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य तुरंत ही बन जाएगा। आप बनना चाहेंगे सदस्य? पक्का? तो मैं बोलूं नंबर? तो मैं नंबर बोलता हूं, पहले अंग्रेजी में और बाद में हिंदी में। 1-800-266-2-0-2-0। अब हिंदी में एक बार बोलता हूं, 1-800-266-2-0-2-0। अब इसको दबा दीजिए, उसके साथ ही आप पर एसएमएस आ जाएगा और आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाएंगे। हो गया? पक्का? ओडिया में भी बोल देते हैं नंबर एक बार। 1-800-266-2-0-2-0। हो गया? कहार कहार एसएमएस आसला हाथ उठांतु। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी की ये महासंग्राम रैली में आप लोग आए हैं। भारतीय जनता पार्टी संग्राम कर रही है ओडिशा की गरीबी के साथ। भारतीय जनता पार्टी संग्राम कर रही है बेरोजगारी के साथ। भारतीय जनता पार्टी संग्राम कर रही है ओडिशा के अंदर फैले हुए अंधेरे के साथ। भारतीय जनता पार्टी संग्राम कर रही है ओडिशा की गरीबी और भ्रष्टाचार के साथ। इस संग्राम में ओडिशा की जनता भारतीय जनता पार्टी को साथ दे और देश में जो विकास का रथ भाई नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चला है उसके साथ ओडिशा भी जुड़ जाए और देश का नंबर 1 राज्य ओडिशा बने। यही शुभकामनाओं के साथ मेरी बात समाप्त करता हूं। भारत माता की। जरा जोर से दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय भुवनेश्वर जिला सभापति को अनुरोध, धन्यवाद।